कांग्रेस का घटता हुआ दिख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर भी मौजूद हैं। सर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये नतीजे इस वक्त दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले जो एक्सपेक्टेशन हमारे बीजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की विक्ट्री उनको मिलेगी। अभी थोड़े दिनों पहले ही एक बीजेपी के बड़े नेता के घर दिल्ली में फंक्शन था, वहां मेरी मुलाकात बाकी नेताओं के साथ भी हुई थी। तो उनका कहना यह था कि हाँ ठीक है, वहां हम जीतेंगे, मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल है, एक कॉन्फिडेंस था। लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो कि 2/3 मेजोरिटी से कहीं ज्यादा है, बल्कि 3/4 की तरफ जा रही है, कि उस लेवल की जीत होगी। और जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो उनको भी दिल से यही लगता था कि भाई वहां तो 50-50 वाली फाइट है, मतलब कि चांसेस हैं कि हम जीत जाएं, चांसेस है कि कांग्रेस वहां जीते। तो और दिल्ली में जब हम बैठते थे, हमें तो बिल्कुल भी इस तरीके का एहसास नहीं था कि छत्तीसगढ़ में भी इतनी बड़ी विक्ट्री बीजेपी की होगी। और इतनी बड़ी जीत तभी होती है जबकि एक आम आदमी जो है उसका एक रिजेंटमेंट एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो कि भूपेश बघेल की सरकार वहां है, उस सरकार के साथ हो, और साथ ही साथ उन्हें उम्मीद हो कि मोदी का एक बहुत बड़ा चेहरा है और मोदी जो भी गारंटी देते हैं वो जो गारंटी है पूरी होती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सरकार ने काफी अच्छा काम किया था, वहां कई सारी जो स्कीम्स हैं वो सारी इनकी स्कीम्स का एक आम आदमी को, महिलाओं को, लाडली बहना स्कीम का वो काफी ज्यादा उनको फायदा पहुंचा है। तो छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से वो चाहते थे कि उसी तरीके की सरकार आए और बीजेपी हो सकता है कि उनसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। सर, एक चीज हमने देखी, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो उसके बाद मध्य प्रदेश में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई थी। वहां बाबा बुलडोजर वाले थे या मामा बुलडोजर वाले की चर्चा हो गई। लेकिन जब चुनाव बेहद नजदीक आ गया तो मुख्यमंत्री का जो अपना रूप था, पहले वो सख्त बनने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो भैया मामा इस वाली फील्ड में जो आए, जिस तरीके से फिर वो लाडली बहना योजना आई, क्या उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को समझा? और क्योंकि चेहरा बेशक वो नहीं थे, लेकिन बात घूम फिर कर उसी योजना की आ रही है। मैं खुद जब 12-13 दिन मध्य प्रदेश में था, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, तो बहुत सारी महिलाओं से जब बातचीत की तो बेशक कांग्रेस से कह रही है कि हम 1500 रुपए देंगे, लेकिन वो जो भैया वाला टच था या मामा वाला टच था, वो शिवराज सिंह चौहान के साथ ही मैंने देखा वहां पर। आपको लगता है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और उसका भी एक नतीजा है कि ये रिजल्ट में तब्दील हुआ है? देखिए, एक तो यह है कि यूपी और मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम्स का परसेंटेज है वो कंपेरेटिवली काफी कम है, जो कि यूपी में बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से 7% के करीब मुस्लिम्स हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, आरएसएस का वहां बहुत बड़ा काम है। और अगर आप मध्य प्रदेश के हर एक डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी और आरएसएस, उससे पहले जनसंघ, वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। तो और ऐसे में शिवराज सिंह की जो वेलफेयर स्कीम्स थी, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन। सर, मैं रोक रहा हूं, कमलनाथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो क्या कुछ बोलते हैं सुन लेते हैं। में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी। मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता हूं। मैंने पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों में।
और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कमलनाथ जी, क्या चूक हो गई, इतनी बड़ी टक्कर थी आपकी? ये सब तो थैंक यू। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चेहरे कमलनाथ को आप सुन रहे थे और यहां पर सहजता से उन्होंने इस हार को स्वीकार कर लिया है और कहा कि हम चर्चा करेंगे। लेकिन मनोज सर, एक तो यह है कि अब सहजता दिखाई है उन्होंने यहां पर, क्योंकि किसी तरह की अब शायद ये जिस तरह की विक्ट्री है उसमें कोई लैंड विवाद की स्थिति बनती नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब ईवीएम पर सवाल ना उठ जाए, क्योंकि चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले पोस्टल बैलेट को लेकर बड़ा विवाद था। लेकिन कांग्रेस की जब हम हार के कारण ढूंढते, क्या नजर आता है सर? कांग्रेस की हार के देखिए सबसे बड़ा कारण तो ये मेरे को जो लगता है कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, बीजेपी ने, चाहे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो, चाहे वहां के स्टेट के नेता हो, शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने कैंपेनिंग बहुत अच्छी करी और जो भी वो स्कीम्स वो लेकर आए थे, जो इम्प्लीमेंट करी सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जिनका कि महिलाओं को और बाकी लोगों को जो फायदा पहुंचा, चाहे वो लाडली बहना स्कीम हो या चाहे वो कोई और स्कीम हो, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को कम्युनिकेट करा। तो इसके सामने वहां अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि 4 महीना पहले लगती थी, हम अपने एडिटोरियल मीटिंग्स में जब हम डिस्कस करते थे तो हम यही कहते थे कि बीजेपी वहां बहुत पीछे है और कांग्रेस वहां आएगी। लेकिन 4 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने कैंपेनिंग करनी ही छोड़ दी। कमलनाथ जी वहां कोई, मतलब अगर शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ को हम कंपेयर करें तो शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से कहीं ज्यादा एक्टिव थे, उनकी रैलियां कहीं ज्यादा थी, और जबकि कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि कमलनाथ की जो रैलियां हैं उनसे ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि कमलनाथ को सत्ता चाहिए थी। लेकिन हुआ वहां उल्टा। और दूसरी तरफ से जो कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर वहां नहीं है, उसका भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो बीजेपी की जो माइट थी, चाहे वो सेंटर की माइट हो, चाहे वो स्टेट की माइट हो, लोगों का उनके ऊपर जो विश्वास था, उसके आगे मेरे ख्याल से कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। तो सर, इसमें एक चीज बड़ी गौर करने वाली है कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश का, तो उस समय कोविड का प्रकोप था, लॉकडाउन लगा, तो इस सरकार के सामने चुनौतियां बहुत थी मध्य प्रदेश के अंदर। और वो 2022 तक ओमिक्रॉन का एक वायरस का जो हमने देखा कि चलता रहा, उसकी वजह से जो आर्थिक गतिविधियां थी वो भी रुकी रही। उसके बाद ये केवल 1-1.5 साल ही था इस सरकार के पास, उसके बावजूद भी वो जनता तक ले जाना चीजें और इस तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री करना, एक तो संगठन स्तर पर हो गया, लेकिन सरकारी स्तर पर भी आप कैसे आंकते हैं कि इस 1-1.5 साल में वो छाप छोड़ देना कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं या फ्यूचर दिखा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की, जब अगर हम पिछले 20 साल की बात करें या पिछले 18 साल की बात करें, तो जिस समय बीजेपी यहाँ आई थी आज से 20 साल पहले, तो उससे पहले आपको ध्यान होगा कि जब हम वो बीमारू शब्द का इस्तेमाल करते थे, बीमारू स्टेट्स में मध्य प्रदेश का नाम आता था। और लेकिन जब से वहां बीजेपी आई है, जब से वहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहां एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ है। अगर हम देखें आज की डेट में, तो मध्य प्रदेश के जो फाइनेंसेज हैं, उनका जो बजट है, वो अगर काफी सारे स्टेट्स के मुकाबले काफी अच्छा है। उनका जो स्टेट के ऊपर जो डेट है, उसके ऊपर कंट्रोल है। तो ये सारे काम तो अच्छे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा सुधरा है। तो बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो तो उनका ठीक था ही था, लेकिन जो आखिरी के 1.5 साल की आप बात कर रहे हैं, तो वो एक चैलेंज भरा समय तो था ही, पूरे देश के सामने वो एक चैलेंज भरा समय था। लेकिन उस सब के बाद भी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन काफी अच्छा रहा। और ये नई जो स्कीम्स, लाडली बहना स्कीम और बाकी जो स्कीम्स हैं, जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स थी, केंद्र की भी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स थी, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन वहां अच्छे से हुआ। और ये जो लाडली बहना स्कीम थी, जब हर एक घर में, पहले आपको ध्यान होगा कि उसका जो एम्बिट था वो सिर्फ 70 लाख के महिलाओं के लिए था, धीरे करते करते उसको 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं तक लेकर आए। तो उसका मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और 1000 रुपए जब उनके खाते पे आने लगे, आजकल ये डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होते हैं वो, तो ऐसे में जो करप्शन का स्कोप सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, वो दर्शकों को बता देते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हार गए हैं। जी हां, ये कंफर्म हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शुरू से ही वो पीछे चल रहे थे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हारे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है और वो अपने आप को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। वो लगातार कुछ बयान दे रहे थे जिनकी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब वो खुद अपनी सीट से हार गए हैं और शायद ये उनका ये आखिरी चुनाव भी था।
लेकिन अब वो हार के साथ खत्म हो रहा है। राजेश अग्रवाल ने उनको शिकस्त दी है और ना सिर्फ वो खुद हार रहे हैं बल्कि जिस बेल्ट से वो आते हैं सरगुजा से, वहां भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जो डिफरेंस है छत्तीसगढ़ के अंदर भी वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 57-33 यानी कि अब यहां भी, क्योंकि अभी तक तो इंतजार किया जा रहा था कि क्या जो 400-500 का कई जगह डिफरेंस है वो पाट पाएगी कांग्रेस, लेकिन वो पिछले 2-3 घंटे से जो ट्रेंड है वो 50+ का ही चल रहा है बीजेपी का। तो बहुत मुश्किल है अब यहां से कांग्रेस किसी भी तरह से वापसी कर पाएगी। बस इंतजार इस तरह का हो रहा है जैसा मध्य प्रदेश में अभी कमलनाथ ने उस हार को स्वीकार कर लिया। इंतजार छत्तीसगढ़ से हो रहा है, क्या भूपेश बघेल सामने आते हैं, और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इस तरह की हार के बाद जो रेजिग्नेशन है वो भी आ जाता है, तो उसका भी अभी इंतजार है। हालांकि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे जब तक नई सरकार बनती है, लेकिन उसको लेकर भी बड़ी चर्चा होगी। और हमारे अलग अलग सहयोगी भी बने हुए हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन मनोज सर, छत्तीसगढ़ जब हम ये कह रहे हैं कि शायद किसी को उम्मीद नहीं थी और टीएस सिंहदेव जैसे नेता वहां पर चुनाव हार गए, कई कैबिनेट मंत्री हार गए, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की उम्मीद तो किसी को भी नहीं थी। मेरे ख्याल से ऐसे जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार को अगले पिछले 3-4 महीने में हम देखें तो जिस तरीके से वहां जो करप्शन था, वो करप्शन जो एक्सपोज किया खासतौर से ईडी ने, सीबीआई ने, और जो करप्शन के जो लिंक थे वो सीधा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक थे, और ये बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी ने कम्युनिकेट करा। और क्योंकि जो ट्रेल बिल्कुल साफ थी, तो मेरे ख्याल से उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा होगा। और दूसरा, आप देखें तो कांग्रेस के जितने भी इलेक्शन पहले हुए हैं, वहां की जो जितनी भी फंडिंग होती थी, जो भी रिसोर्सेज थे, वो सारे के सारे रिसोर्सेज छत्तीसगढ़ से ही आते थे। तो मेरे को लगता है कि उसके कारण भी अगर आप इतने सारे रिसोर्सेज लेंगे तो कहां से लेंगे, अगर आप, क्योंकि ये कोई लीगल चैनल से तो वो है नहीं, जाएंगे नहीं। तो वहां के जो आम बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं जरूर हर्ट हुआ होगा। और उसी तरीके से जो एक मैसेज जाता है सभी तरीके का, वो मैसेज मेरे ख्याल से ऐसा गया कि वो इस जो भूपेश बघेल की सरकार है उसके लिए ये मैं थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूं। ये ओवर कॉन्फिडेंस था क्योंकि अपने राज्य से ज्यादा दूसरे राज्यों में सक्रियता दिख रही थी खुद मुख्यमंत्री की, या फिर ये अंतरकलह थी जिसका शिकार यहां पर हुए हैं? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही, क्योंकि जिस तरीके से उनका बातचीत करने का तरीका था और जिस तरीके से वो पीएम को बीच बीच में चैलेंज करते थे, तो उन्हें लगता था कि छत्तीसगढ़ तो मेरे हाथ में ही है और छत्तीसगढ़ तो मेरे हाथ से कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक मेरे को लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था। दूसरा, बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वहां, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ प्लस मोदी का जो चेहरा है, मोदी के ऊपर लोगों को जो कॉन्फिडेंस है, वो मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक से नहीं आंका। और छत्तीसगढ़ को तो सीधे अमित शाह लीड कर रहे थे, वो हमने देखा। और उसके अलावा ओम माथुर आए, वहां पर डी पुरंदेश्वरी थी, लेकिन एक ट्यूनिंग नहीं बैठ रही थी ठीक, तो उस वजह से उन्हें भी बदला गया। और ओम माथुर के आने के बाद एक संगठन के तौर पर हम देख रहे थे कि बेहतर हुई बीजेपी। और पिछले कुछ दिनों में चाहे वो तेजस्वी सूर्या हों जो लगातार युवाओं के मुद्दे वहां पर उठा रहे थे, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा जो इश्यूज थे उनको उन्होंने वहां पर उठाने की कोशिश की। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या अब जो रुझान थे वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुए हैं? क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल रोकेंद्र, सुबह से जो हम रुझान देख रहे थे बीजेपी का, वो रुझान अब परिणामों में बदल चुका है। जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों से जो 7 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। और सबसे खास बात यह है लोकेंद्र की इस बार 8 विधानसभा क्षेत्र के जो परिणाम आए हैं उनमें सभी विजयी प्रत्याशी जो है वो 30,000 प्लस की वोट से जीते हुए हैं। सभी प्रत्याशी, कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो है पूर्व विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, उन्होंने भी 30,000 की लीड ली है। लेकिन बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों से जो बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है वो भी 30,000 प्लस से जीत दर्ज की है। तो निश्चित तौर पर ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि एक तरफा माहौल बीजेपी का अंडर करंट जिसे हमें कहना चाहिए, जो लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाएं हो रही थी कि इस बार का जो चुनाव है 2023 का चुनाव बहुत कठिन है, न कोई गणित नहीं बता पा रहा था, कोई समीकरण नहीं बता पा रहा था। जो एग्जिट पोल भी निकलकर सामने आए थे वो भी कुछ इस तरह से थे कि कुछ एग्जिट पोल पूर्ण बहुमत दे रहे थे, लेकिन कुछ 116 पर ही बीजेपी को रोक रहे थे। लेकिन तमाम एग्जिट
एग्जिट पोलों को दरकिनार करते हुए 162-63 का आंकड़ा इस समय छूते हुए हमें बीजेपी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। लेकिन महाकौशल की चर्चा भी यहां पे जरूर करूंगा, क्योंकि 38 विधानसभा सीटों वाला ये महाकौशल बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और कहीं ना कहीं इस महाकौशल क्षेत्र में 22 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जो 1 या 2 सीटें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में महाकौशल की जो स्थिति थी वो 2013 और 2018 में बिल्कुल विपरीत थी और अब ऐसा लगता है कि 2018 जो 2013 का परिणाम था वो 2023 में बदलेगा, यानी कि 38 में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वही 24 सीटें जो है कांग्रेस ने 2018 में दर्ज की थी और अब शायद उन्हीं 24 सीटों का आंकड़ा जो है बीजेपी एक बार तो ये चैलेंजिंग था, क्योंकि यहाँ पर महाकौशल में पिछड़ती हुई नजर आई थी और 8 में से 7 सीटें अगर जबलपुर में जीत रही है बीजेपी तो ये बड़ी बात है उन क्षेत्रों में खासकर जो चैलेंजिंग थे। लेकिन सर मैं एक चीज और जो सवाल है वो ये कि ये जो मध्य प्रदेश की खासकर हम चर्चा करें, ये मोदी की गारंटी ने काम किया, शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना ने काम किया, क्रेडिट की अगर बात आए तो कलेक्टिव क्रेडिट तो जाएगा ही, लेकिन आपको क्या लगता है मेहनत किसकी ज्यादा इसमें रही है, एज किसको ज्यादा मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए, शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार के बाद भी अगर वो रिपीट करके आती है और वो भी मेजोरिटी इतनी की 2/3 की तो बात छोड़िए 3/4 के करीब ये है, तो मेरे ख्याल से तो इसके जो क्रेडिट है उसका अगर सबसे ज्यादा मतलब ये जो जीत है इस जीत का सबसे ज्यादा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को ही जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा कि लास्ट में 165 रैलियां उन्होंने करी और पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा इशू था जो वो सबके सामने लेकर गए। तो मेरे ख्याल से तो जो स्टेट लीडरशिप यहाँ एक बहुत स्ट्रांग थी और उसका बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो फिर मुख्यमंत्री में कोई फेरबदल होगी क्या, वो रिस्क लेगी? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद बहुत एक्टिव हैं अभी और शायद एज का फैक्टर भी नहीं है उनके, अभी तो 70s में भी नहीं है वो, तो आपको लगता है कि कोई बदलने का मतलब बनता है फिर यहाँ पर? मेरे ख्याल से बदलने का मतलब तो नहीं कुछ है, मतलब बाकी तो ये बीजेपी वाले ही जानते हैं, क्योंकि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जिस तरीके के डिसीजन लेती है वो बड़ा ही सरप्राइजिंग होते हैं। लेकिन अगर उन्हें ऐसे टाइम पे चेंज करते हैं तो ये देखना पड़ेगा बीजेपी को कि इसका मैसेज क्या जाएगा, वहां के कैडर को में उसका मैसेज क्या जाएगा और आने वाले जो नेता होंगे या जो चीफ मिनिस्टर होंगे उसके ऊपर क्या जो उसका जो मैसेज है वो क्या जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी 3 महीने के बाद ही लोकसभा के भी इलेक्शन है, तो वो जो लोकसभा के इलेक्शन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी चलिए अब समझेंगे और छत्तीसगढ़ को लेकर भी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में कई बड़े नेता इस बार मैदान में थे और कई सीट फंसी हुई है, खासकर दतिया की। विनोद आप बताइए कि अभी वहां क्या स्थिति है और खासकर दतिया से क्या अपडेट मिल रहे हैं, वहां पर क्या नरोत्तम मिश्रा की कुछ मुश्किलें कम हुई हैं या अब ये माने कि वो हार की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं? बिल्कुल देखिए लोकेंद्र, इस बार का जो चुनाव है वो दिग्गजों के लिए काफी मुश्किल भरा चुनाव नजर आ रहा है। अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अगर हम पूरे ग्वालियर चंबल संभाग को देखें तो बिल्कुल नेट टू नेट फाइट इस अंचल में हुई है। बीजेपी 18 सीटों पर लीडिंग कर रही थी, जिसमें कुछ सीटें जीत चुकी है और कांग्रेस लगभग 16 सीटों पर लीड थी, जिसमें से कुछ सीटें जीत चुकी है, कुछ के अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि देखिए इस अंचल में जो दिग्गज नेता थे वो अभी भी मुश्किल में है, जिसमें एक तो चुनाव हार गए डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष लाहौर से चुनाव मैदान में थे, उन्हें अमरीश शर्मा गुड्डू भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हराया। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अभी भी करीब 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। आज संभवतः 4 या 5 राउंड की गिनती दतिया में अभी बाकी है। साथ ही मैं बता दूं जो माया सिंह थी सिंधिया परिवार की रिश्तेदार, वो चुनाव हार गई हैं। उन्हें कांग्रेस के सतीश सिकरवार ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से चुनाव हरा दिया है। इस सीट पर सिंधिया ने पूरी ताकत लगाई थी अपनी मामी को जिताने के लिए, लेकिन वो चुनाव हार गई और सतीश सिकरवार ने उन्हें करीब 15,000 वोटों से चुनाव हराया। यानी वो दिग्गज चेहरे जो अपने आप को एक बड़े पद के काबिल मानते थे, केपी सिंह जो लगातार 6-7 बार विधायक रहे कांग्रेस से, वो भी चुनाव हार गए। शिवपुरी से पिछोर छोड़ के वो शिवपुरी आए थे, वहां से चुनाव हार गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जरूर अच्छे मतों से चुनाव जीते, करीब 24,000 वोटों से वो चुनाव दिमनी से जीतने में सफल रहे। तो अभी और भी घोषणा होना बाकी है। देखिए कई सीटों पर नेट टू नेट इस समय चल रहा है। ग्वालियर की 2 सीटें, ग्वालियर डबरा और ग्वालियर ग्रामीण, यहाँ के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं। फिलहाल जो ताजा जानकारी आ रही है उसमें अभी 2 राउंड होना बाकी है ग्वालियर ग्रामीण में और कांग्रेस के साहब सिंह यहां लगभग 2200 वोटों से
आगे चल रहे हैं। इसी तरह डबरा विधानसभा, यहाँ इमरती देवी जो पूर्व मंत्री हैं, उनका चुनाव सुरेश राज्य से है। यहाँ सुरेश राज्य अभी लगभग 350 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये 2 सीटें हैं जिन पर कड़ा मुकाबला है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। अगर बीजेपी जीतती है तो 1 सीट प्लस हो जाएगी और कांग्रेस जीतती है तो 1 सीट पे जीत के बराबर आ जाएगी, यानी 18 सीटें लगभग ग्वालियर चंबल अंचल में 17 और 18 हो सकती हैं। 34 सीटों में से बिल्कुल नेट टू नेट चुनाव हुआ है और ये 34 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए इस बार कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी मनोज जी। लेकिन देखिए, गृह मंत्री आ रहे हैं मध्य प्रदेश के और बड़े चर्चाओं में रहते हैं। उनके बयान अक्सर कोई भी मुद्दा हो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जरूर बोलते हैं उस पर आकर, लेकिन वो हार रहे हैं। कई लेकिन दिग्गज ऐसे हैं जो चुनाव जीत गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात हो या प्रहलाद पटेल की बात हो, राकेश सिंह की बात हो, नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो, अब इनकी क्या भूमिका आपको लगती है कि मध्य प्रदेश में रह सकती है? ये तो देखिए आने वाले टाइम पर ही वो होगा, मालूम चलेगा। सबसे पहले तो ये है कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर किसको बनाती है। अगर शिवराज सिंह चौहान को ही चीफ मिनिस्टर बनाती है तो इनका स्टेट की पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होगा। लेकिन अगर चेंज करती है, जिसके कि चांसेस कम है, तो फिर इनमें से ही किसी को हो सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर बनाए, या हो सकता है कि एक अब इलेक्शन खत्म हो गया, इनको वापस केंद्र में भेज दे। और जैसे अभी जो लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, अब लोकसभा में का जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो नेता हैं जो कि केंद्र से वहां गए थे, हो सकता है कि उसकी तरफ वो अपना फोकस करें। ठीक है मनोज सर, आप जुड़े और पूरे आपने एनालिसिस दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और क्योंकि अब धीरे धीरे स्थिति साफ है, अब